नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 18। बेटा, जो आपकी आज की पहली वर्कशीट है वो है गणित की वर्कशीट। आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस। तैयारी आप सभी ने कर ली होगी, तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। वो कहते हैं, यदि मैं कहूँ कि एपी के 90 पद हैं तो क्या आप इसका 90वां पद बता सकते हैं। हमने कहा पहले एपी तो देख लें। तो उसने पूछा है कि क्या 7, 10, 13, 16, 19 एपी है। अब कैसे पता लगता है कि कोई एपी है या नहीं है, उसे निकालने का बेटा एक ट्रिक होती है, जो ट्रिक आपको मैंने पिछली क्लासों में भी समझाई, आज दोबारा समझाता हूँ। आपको दिख रहा है 7, 10, 13, 16 चार हैं, तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं 10 घटा 7, 13 घटा 10 और 16 घटा 13। मतलब अगले वाले नंबर में से पिछले वाले नंबर को माइनस करके निकालते हैं कि क्या आता है। 10 में से 7 गया 3, 13 में से 10 गया 3, 16 में से 13 गया 3। अगर सभी नंबर सेम है, यानी कि इनका सार्वंतर सेम है, तो ये एक एपी है। अगर नहीं तो ये एपी नहीं है। अब यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, सभी 3, तो ये एपी है। अब क्या पूछा है कि इसका प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद 7 है और सार्वंतर क्या है, वो 3 है। और क्या ये एपी है, तो हाँ जी ये एपी है, तो मैंने लिख दिया हाँ ये एपी है। अब कहते हैं कि यदि मैं कहूँ कि इस एपी का 90 पद है तो क्या आप इसका 90वां पद निकाल सकते हैं। देखिए, फॉर्मूला होता है, यह पद एपी का nवां पद है और यह सूत्र an a + n-1d से ज्ञात किया जाता है। यहाँ an जो है वो nवां पद है, यह कोई भी पद हो सकता है। n का मान सदैव धनात्मक होगा, याद रखिएगा, ये लास्ट में क्वेश्चन आएगा। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, इसके अलावा मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ। आपको निकालना है 90वां पद, यानी कि आपको निकालना है a90। तो a90 निकालने का तरीका होगा, आप सबसे पहले लिखेंगे a प्लस आगे लिखेंगे d। अब d को किससे गुणा करेंगे, आप देखिए आपको कौन सा पद निकालना है, 90वां निकालना है। तो 90 से एक कम क्या होता है, 89। ये हो जाएगा आपकी ट्रिक। तो a90 निकालने के लिए a + 89d। ऐसे ही अगर आपको निकालना होता a15, तो आप क्या करते, आप करते a + 14d। अगर आपको निकालना होता a20, तो आप क्या करते, आप करते a + 19d। अब ये ट्रिक याद रखना, इसी के बेसिस पे सब सॉल्व करेंगे। आगे है एपी का प्रारूप। 18 में 7 जमा किया तो 25, में 7 जमा किया तो 32, में 7 जमा किया 39, में 7 जमा किया 46। वो कह रहे हैं इसका nवां पद। तो हम निकाल लेते हैं। इसका प्रथम पद क्या है, 18। सार्वंतर क्या होगा, 25 में से 18 गुणा घटा किया यानी कि 7। an का फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो nवें पद का फॉर्मूला ये है, मैंने ट्रिक तो आपको बता ही दी है। n की वैल्यू अगर आपको पता है, अगर n की वैल्यू 10 है तो a + 9d, n की वैल्यू 20 है तो a + 19d। अब वो कहता है कि इस AP का 127वां पद ज्ञात कीजिए। अब इन्होंने तो पूरा बड़ा मेथड किया है, मैं आपको फिर ट्रिक से सॉल्व करवाता हूँ। a की वैल्यू 108, d की वैल्यू 100 - 108 यानी कि -8 और n की वैल्यू 127। तो ट्रिक लगेगी an = a +, अब हमें an क्या निकालना है, पूरा लिख लेते हैं पूरा एक ही बार में, ताकि बार बार गड़बड़ ना हो। an आपका जो है इस केस में वो है 127। तो मैं लिखता हूँ a 127 = a + 126d। और a का मान था 108 प्लस 126 गुणा d का मान कितना था, -8। तो आप इस स्टेप के बाद सीधा पहुंच जाएंगे यहाँ पे, आपका ये पूरा वाला स्टेप बच गया। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, आपका उत्तर इससे आएगा 108 और जमा घटा हो जाए, घटा 1008 मतलब -900। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, प्रथम पद 2 है और 10वां पद 47। अब आपको दिया हुआ है कि प्रथम पद है 2, 10वां पद 47, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। हमने कहा जी 10वां पद क्या होगा, 10वां पद मतलब a10 =
ए जमा 9d, और प्रथम पद 2 है और 10वां पद 47 है, तो ए 10 आपको वैल्यू दे रखी कि ये 10वां पद क्या है, ये तो 47 है। तो 47 बराबर ए यानी कि 2 जमा 9d। इसको यहाँ सॉल्व करके देखते हैं। ये 2 यहाँ जमा हो रहा है, उस तरफ जाएगा घटा, 47 घटा 2 बराबर 9d। 47 घटा 2 कितना होता है 45। ये 9 यहाँ हो रहा था इस साइड गुणा, यहाँ जाएगा हो जाएगा भाग, 9/45, 45/9 बराबर d। तो भाग हो जाएगा 45, 9 के पहाड़े में आता है, 9 पंजे 45, तो d का मान कितना आ गया, सीधे सीधे 5। अब देखिए मैंने आपको 1 2 3 4 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। आगे बढ़ते हैं। अब 2 उदाहरण और दिए हैं, वो उदाहरण आप देख लीजिए। मैं सीधा एक्सरसाइज पे आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक तो सिखाई दी है, तो ट्रिक सिखा दी तो बाकी आप अपने आप कर सकते हैं। तो पहला है कि a + 15d बराबर 100 के लिए n का मान क्या है। तो बेटा a बराबर इसके लिए अब आपको n का मान निकालना पड़ेगा, और n का मान आप कैसे निकालेंगे, हम कहते हैं a जमा 15d। याद कीजिए मैंने आपको अभी भी बताया था कि 15d है तो ये कौन सा पद होगा, 16वां पद। तो ये आपका है a16 बराबर 100। तो n का मान क्या हो गया, n का मान हो गया 16। अब AP का 10वां पद ज्ञात करना है, देख लेते हैं 10वां पद क्या है। AP है -43 -37 -31, इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो पहले A लिखा -43, फिर D लिखा जो कि -37, दूसरे पद में से पहला पद घटा करना पड़ेगा, तो बीच में घटा घटा जो है वो जमा हो गया, तो D का मान आ गया 5। A10 कितना होगा, A जमा 9D, तो A10 = A जमा 9D, D का मान 5। A तो है 43 और 9 पंजे 45, घटा 43 जमा 45, जमा घटा घटा 45 में 43 गया 2, तो A10 का मान आ गया, A10 का मान आ गया 2। तीसरा प्रश्न है, किसी AP के लिए n का मान ऋणात्मक हो सकता है, सत्य असत्य। बिल्कुल असत्य, नहीं, n सदैव घनात्मक होगा। इंग्लिश वाला नहीं, आप हिंदी वाला देखो। चौथा प्रश्न है कि यदि a बराबर 14 है और a12 124 है तो d कितना होगा। तो हमने कहा जी a12 124 है और a का मान 14 है, तो हमने कहा a12 बराबर 124। तो a12 को कैसे लिखेंगे, a जमा 11d बराबर 124। a का मान तो 14 है तो 14 रख दिया, बराबर 11 जमा 11d बराबर 124। तो 11d को यहीं छोड़ा, ये 14 जमा हो रहा था इस तरफ गया घटा, 124 घटा 14 110, 11d बराबर 110, तो d बराबर 110/11, d का मान आ गया 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आज की आपकी दूसरी जो वर्कशीट है वो है विज्ञान की वर्कशीट। विज्ञान में चैप्टर आपने विद्युत स्टार्ट किया था, आज का टॉपिक है ओम का नियम। 1827 में जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम, ये हमारे वाले ओम नहीं, ये बाहर वाले ओम है, ने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। यह संबंध ओम के नियम से जाना जाता है। यानी कि 1827 में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ओम के नियम को ज्ञात किया, ओम का नियम। तो ओम का नियम था क्या, ओम का नियम था कि एक विद्युत परिपथ में सुचालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समान अनुक्रम अनुपाती होता है, परंतु तापमान और अन्य परिस्थितियां समान रहेंगी। गणित के शब्दों में या सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो वो कहता है कि I यानी कि करंट यानी कि विद्युत धारा समान अनुक्रम अनुपाती होगा V के, या V समान अनुक्रम अनुपाती होगा I के। यानी कि अगर आपने V की मात्रा बढ़ाई, विभवांतर बढ़ाया, तो विद्युत धारा बढ़ जाएगी, अगर आपने विद्युत धारा बढ़ाई तो विभवांतर बढ़ जाएगा। दोनों एक दूसरे पे समान अनुक्रम अनुपाती होते हैं। आगे देखिए, अब इस चिन्ह का बेटा आपको बहुत ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है समान अनुक्रम अनुपाती, एक बढ़ाओ दूसरा बढ़ेगा, एक घटाओ दूसरा घटेगा। तो यहाँ V बराबर विभवांतर है, I बराबर विद्युत धारा। अब बेटा गणित में तो आप इसको सूत्र को सॉल्व कर नहीं सकते, तो इस सिंबल को, जिसको हम समान अनुक्रम अनुपाती का सिंबल कहते हैं, इसको हटाना पड़ता है।
इसको हटा के एक और चीज़ आ जाती है जिसे कहते हैं आर, तो ये आ जाता है V इज इक्वल्स टू आई आर। तो आर जो वर्ड है यहाँ पे, इसका मतलब होता है प्रतिरोध। किसी भी धारा के अंदर जब विद्युत चलती है, विद्युत बहती है, तो विद्युत की वजह से वो परिपथ गर्म होने लगता है और उसके उस गर्म होने को हम कहते हैं कि वो प्रतिरोध दे रहा है। देख लेते हैं आगे इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि किसी दिए गए धातु के लिए दिए गए ताप पर प्रतिरोध एक नियतांक होता है, मतलब कांस्टेंट, मतलब स्थिर होता है। जो प्रतिरोध होता है इसका SI मात्रक ओम होता है, क्योंकि इसकी गणना ओम ने करी थी तो उसके नाम पे इसको ओम भी रख दिया इसका नाम। और 1 ओम बराबर 1 वोल्ट जमा 1 एम्पियर। कैसे आया ये आया V बराबर IR होता है, तो I को यहाँ अकेला कर दिया तो बराबर हो गया V बटे में I। R का मात्रक होता है ओम, तो 1 ओम बराबर V का मात्रक वोल्ट, तो 1 वोल्ट, I का मात्रक एम्पेयर, तो 1 एम्पेयर। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। अब आगे देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। प्रश्न से पहले ग्राफ भी है। तो ग्राफ है, इसकी सरल रेखीय ग्राफ यह दर्शाता है कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा बढ़ती है, विभवांतर रैखिक बढ़ता है, और यही ओम का नियम है। ओम का नियम कहता है ये विभवांतर है, ये धारा है, तो दोनों धीरे 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 ऊपर बढ़ती जाती हैं, ऊपर बढ़ती जाती हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। और निकोल, निकेम, कैम्बियम, मैग्नीज और आयरन की एक मिश्र धातु है। तो ये निकोल के लिए, निक्रोम के लिए काम किया था। नाइक्रोम क्या होता है? नाइक्रोम निकल, क्रोमियम और मैग्नीज और आयरन की एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु क्या होती है? जिनको जोड़ तोड़ के बनाया जाता है। अब सबसे पहला प्रश्न है कि ओम का नियम लिखिए। आई, वी और आर के बीच क्या संबंध है? वी और आई के बीच ग्राफ खींचिए। तो पहला प्रश्न, मुझे लगता है कि ये जो पूरी स्क्रीन पे सब कुछ आपको दिख रहा है, सब कुछ पहला प्रश्न है। ये पूरा आंसर जितना आपको अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो सब लिखना है, क्योंकि इसमें ओम का नियम भी पूछा है। ओम का नियम लिखोगे तो गणितीय सूत्र भी लिखोगे, फिर V इज इक्वल्स टू आई आर भी लिखोगे, और R इज इक्वल्स टू V बाई आई भी लिखोगे, और ये ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। ये आपको ग्राफ पेपर पे बनाना पड़ेगा या नॉर्मल कॉपी में भी बना सकते हो, पर जो आपकी स्क्रीन पे लिखा पूरा का पूरा पहले प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप लिख लेंगे अपने आप। तो आगे है, मान लीजिए यदि विभवांतर समान रखते हुए एक विद्युत परिपथ का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए, तो बताइए कि विद्युत धारा का क्या होता है। तो बेटा V बराबर आई आर है, तो V बटे में I बराबर R है। अब वो कहता है विभवांतर को स्थिर रखा, तो मैंने विभवांतर को ढक दिया। अगर विभवांतर को ढक दिया तो आपको दिख रहा है कि R 1 बटे I के बराबर है। तो जितना आप R को बढ़ाते जाओगे उतना I की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि ये बटे में है। याद रखिए, एक रिलेशन होता है समान अनुक्रम अनुपाती का। समान अनुक्रम अनुपाती के में क्या होता है कि अगर R बढ़ाओगे तो V बढ़ेगा, अगर R कम कर दोगे तो V भी कम हो जाएगा। बट अगर संबंध उल्टा है, अगर संबंध 1 बटे का है, तो इसमें एक को बढ़ाने पर दूसरा कम होता है। तो R बढ़ाओगे तो I कम होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ दर्शाए विद्युत परिपथ में विभवांतर क्या है। तो परिपथ आपके सामने है, जिसमें 2 एम्पेयर, एम्पेयर में क्या होती है? विद्युत धारा, और 13 ओम, ओम में क्या होता है? प्रतिरोध। तो मैं लिख लेता हूँ, विद्युत धारा यानी कि I बराबर 2 एम्पेयर, प्रतिरोध यानी कि R बराबर 13 ओम, V मुझे निकालना है। फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर, तो V बराबर I यानी कि 2, R यानी कि 13, तो आंसर आ गया 26 वोल्ट। चौथा प्रश्न देखते हैं। 5 ओम प्रतिरोधक में यदि 10 वोल्ट विभवांतर है तो प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा क्या होगी? 5 ओम और 10 वोल्ट। तो मैं कहता हूँ जी, प्रतिरोध 5 ओम, विभवांतर 10 वोल्ट, तो V बराबर आई आर, 10 बराबर आई आर का मान 5। तो I कितना हो गया? देखिए ये 5 यहाँ गुणा हो रहा था, यहाँ जाएगा भाग हो जाएगा। I बराबर 10 बटे 5 यानी कि 2 एम्पेयर। ऐसे ही 1 ओम, अगला प्रश्न है, 1 ओम को परिभाषित करो। तो हमने परिभाषित कर रखा है, बिल्कुल नीचे है। 1 एम्पेयर विद्युत धारा किसी ऐसे चालक से गुजरती है जिसका विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होगा। ये 1 ओम की परिभाषा है। तो बच्चों आंसर आपके सामने स्क्रीन पे हैं। मैं आपसे कहूँगा और ये अनुरोध करूँगा कि क्वेश्चन को समझो और आंसर अपने आप करो।
ये आंसर सिर्फ आपके लिए सामने हिंट की तरीके से हैं, इसको हिंट की तरीके से लो और सीखो और फिर खुद करो। आगे बढ़ते हैं। आज की आपकी जो तीसरी वर्कशीट है वो है हिंदी की रचनात्मक लेखन। संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत में मानी गई है, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे नहीं बात कर पाता तो वह के जानकारी को समाचार या खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूहों को दिए जा सकते हैं। ये संदेश लिखित या मौखिक दोनों हो सकते हैं। संदेश दुखद और सुखद दोनों तरह के होते हैं। कोई भी संदेश व्यक्तिगत और सामूहिक हो सकता है। संदेश लेखन में के वक्त निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम संदेश लिखना सीख रहे हैं। किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा या बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए, तो बॉक्स में लिखेंगे। संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखें, उसके बाद दिनांक समय अवश्य लिखें। फिर मुख्य विषय पर कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों का वर्णन करें और अंत में शब्द लिखने वाले का नाम अवश्य लिखें। नाम व्यक्ति के साथ साथ आप चाहें तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी हो सकता है। संदेश लेखन की सीमा 30-40 शब्दों के बीच होनी चाहिए। अगर चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो विषय अनुसार किया जा सकता है। अगर शायरी, दोहे, श्लोक या कविता आवश्यक लगे तो करो, प्रयोग करो। संदेश में रचनात्मक और सृजनात्मकता होनी चाहिए, नया होना चाहिए। संदेश सरल और संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली व विषय के अनुसार लिखा जाना चाहिए। विषय के अनुसार रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। संदेश में इधर उधर की बातें न लिखकर केवल विषय वस्तु पर ध्यान देना अति आवश्यक है। एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि जन्मदिन की शुभकामनाएं, शुभकामना संदेश, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। बहुत ही खतरनाक बात कह दी। दिनांक 10 मार्च 2020, समय 12:04 AM। प्रिय बेटा अभिषेक, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहें, यह मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। कामिनी। आप भी उपरोक्त बताई गई बातों का ध्यान रखते हुए इन विषयों पर संदेश लिखने का प्रयास करें। पहला है स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों के लिए शुभकामना संदेश और संक्रामक बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए संदेश। मैंने एक उदाहरण लिखने का तरीका इस्तेमाल किया है। मैंने देखिए ऊपर शेर व शायरी भी इस्तेमाल कर दी। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी आन है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आप सभी रामलीला मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए आमंत्रित हैं। दिनांक 15 अगस्त 2020, सुबह 9 बजे, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन। तो ये एक संदेश मैंने लिखा। दूसरा बीमारी वाला था तो उसमें भी लिख दिया। कोरोना वायरस के लक्षण: सिरदर्द, छींक, खांसी, किडनी फेल, पहले बुखार फिर सूखी खांसी, सप्ताह में यही स्थिति रही तो सांस की तकलीफ। कुछ मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ सकता है। ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन, इसमें मैंने डेट नहीं डाली, ठीक है, आप इसमें डेट डाल सकते हैं। और ऊपर एक चीज़, बिल्कुल ऊपर सबसे पहले लिखिएगा संदेश। संदेश लिखना मत भूलिएगा ऊपर, इसमें भी संदेश और इसमें जो दूसरा है इसमें भी ऊपर लिखिए संदेश। ये सिर्फ हिंट की तरह है, इनको हिंट लेके आप अपना और अच्छा संदेश बना सकते हैं। आपको कुछ और आइडिया आते होंगे, मुझसे बहुत बढ़िया आइडिया आप लोगों के पास होते हैं। अभी मैं पिछले दिनों आपकी कंपटीशन की कुछ शीट देख रहा था, बहुत बढ़िया आइडिया आप बच्चों ने लिखी है। तो लिखिए बच्चों, हम मिलेंगे आपसे कल फिर दोबारा कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।